नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जिसको हम आम भाषा में ब्रेन अटैक भी कहते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या है? ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब जो ब्रेन के अंदर जो खून की नाड़ियां खून लेके जा रही हैं, अगर वो ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से कट ऑफ हो जाए तो ब्रेन के उस हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है और ब्रेन का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के हो सकते हैं। एक ब्रेन स्ट्रोक जो क्लॉट से होता है, उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि यूजुअली 80% लोगों में देखा जाता है। और दूसरे तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज में जो खून की नाड़ी ब्लड लेके जा रही है, अगर उसकी दीवार वहाँ पे फट जाए या रप्चर हो जाए तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण भी ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स आने लगते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हमारी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की अगर है, हमारी फैमिली में या हमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड ब्रेन स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे और अगर हम इलाज ना करें तो उससे क्लॉटिंग हो सकती है। मेल्स में बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग का। यंग लोग जो बहुत स्मोक करते हैं, चाहे उनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई बीमारी नहीं होती है, तो उनमें भी ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा देखा गया है। आजकल युवाओं में जो लोग अक्सर जिम जाते हैं, आपने भी सुना होगा कि वो लोग स्टेरॉइड्स वाले प्रोटीन यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है और अक्सर हम केसेस देखते हैं 18 साल 20 साल के लड़के जो जिम जाते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, उनमें भी ब्रेन स्ट्रोक अक्सर देखा जा रहा है। कुछ रेयर कॉजेज होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शंस। इंडिया में टीबी एक बहुत कॉमन कारण है, तो टीबी का इन्फेक्शन भी ब्रेन की नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है और उसके कारण भी स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों में ये जेनेटिक कारण से होता है, जैसे कि कुछ डेफिशिएंट फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ब्लड क्लॉट बनने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि टांगों की वेन्स के अंदर भी क्लॉट बन जाते हैं, स्पेशली लॉन्ग फ्लाइट्स के बाद। अमेरिका जैसी फ्लाइट जो कि 24 घंटे की फ्लाइट्स होती हैं, बहुत देर आप बैठे रहते तो लेग वेन्स में क्लॉट बन जाते हैं और वो क्लॉट टूट के हार्ट के रास्ते वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं। तो मूलतः अगर देखा जाए तो कॉमन कॉजेज में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, यंग लोगों में स्मोकिंग, अल्कोहल, जिम के प्रोटीन जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो यूज़ करना और सीएनएस इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन, ये कॉमन स्ट्रोक के कारण हम लोग देखते हैं। स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज कैसे करें, कैसे जानें कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है? तो उसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST, जिसमें के पहला वर्ड बी मतलब बैलेंस। अगर किसी को अचानक से चलने में मुश्किल हो या बैलेंस बनना बंद हो जाए तो वो एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। E स्टैंड फॉर आई, सडन लॉस ऑफ विजन, अचानक से एक या दोनों आंख से दिखना बंद हो जाना या धुंधला दिखने लगना, या आंख में हम देख पा रहे हैं बट एक साइड में कम दिखने लगे, तो ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। F स्टैंड्स फॉर फेस, फेस का टेढ़ापन आना, बोलते हुए चेहरा एक तरफ खिंचना या आवाज में बदलाव आना, आवाज थतलाहट होने लगना, ये एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। A स्टैंड्स फॉर आर्म एंड लेग वीकनेस, अचानक से बाजू या टांग की कमजोरी हो जाना, एक तरफ की टांग पे आप वजन नहीं ले पा रहे हैं, हाथ एकदम पकड़ देना बंद कर देता है, उंगलियां चलनी बंद हो गई, आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट या कॉमन स्ट्रोक सिम्टम है। S स्टैंड्स फॉर स्पीच, अचानक बोलने में मुश्किल होना, क्या बोल रहे हैं वो समझ ना आना या चीज़ों के लिए गलत वर्ड इस्तेमाल करना, ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और T सबसे इम्पॉर्टेंट है, T स्टैंड्स फॉर टाइम। स्ट्रोक में जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो टाइम बाउंड है, तो इसलिए टाइम का सेंस बहुत ज़्यादा है स्ट्रोक में। जैसे ही आप स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करते हैं तो तब आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी इलाज लेट होने से आउटकम्स अच्छे नहीं होते और बहुत बार एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जो हम लूज कर देते हैं। अगर हम पेशेंट को घर पे रखते हैं, मे बी हम कहते हैं कि चलो इवनिंग में किसी डॉक्टर को क्लिनिक में दिखाएंगे, फिर वो डॉक्टर आपको सीटी के लिए भेजता है, तो ऐसा करने में हम एक इम्पॉर्टेंट टाइम विंडो है जो मिस कर सकते हैं। और अगर उस टाइम विंडो में काम किया जाए तो पेशेंट की लाइफ भी सेव की जा सकती है। तो अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है इस पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है, तो अगला स्टेप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको पेशेंट को इमीडिएटली जो भी आपके घर के आसपास स्ट्रोक रेडी सेंटर है वहां पे लेके जाना है।
पेशेंट को किसी छोटे नर्सिंग होम में, पेशेंट को किसी क्लिनिक में नहीं लेके जाएं। अगर आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स क्लियर कट लग रहे हैं तो इमीडिएटली स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाएं। अब स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है जहां पे कम से कम एक सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो और स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स की टीम और जो ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो। बिकॉज जैसा मैंने बताया कि एक टाइम बाउंड ट्रीटमेंट है, अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो टाइम आपके पेशेंट का बहुत वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? स्ट्रोक के ऑनसेट से लेके 4.5 घंटे तक अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो इमीडिएटली उस पेशेंट को हम सीटी स्कैन के लिए ले जाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि उसको जो स्ट्रोक हुआ है वो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जो क्लॉट वाला स्ट्रोक है, या ब्रेन के अंदर हेमरेज हुआ है, क्योंकि दोनों में ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। अगर उस पेशेंट में ब्रेन हेमरेज नहीं है तो हम मानते हैं कि स्ट्रोक जो है वो क्लॉट के कारण हुआ है। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग दवाई अवेलेबल है जिसको हम टीपीए बोलते हैं। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल हुआ है कुछ सालों से वर्ल्ड ओवर में। तो अगर वो इंजेक्शन हम 4.5 घंटे के भीतर देते हैं तो वो इंजेक्शन जाके उस क्लॉट को, जो नाड़ी को ब्लॉक कर रहा है, उसको डिसॉल्व कर देता है, ब्लड सप्लाई आगे रिस्टोर हो जाती है और पेशेंट की रिकवरी फास्टर और कंप्लीट होने के चांसेस हो जाते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये ट्रीटमेंट 4.5 घंटे के भीतर ही दिया जाता है। कुछ लोगों में ये ट्रीटमेंट कारगर नहीं होता, जो कि 50% लोगों में हो सकता है। तो कभी कभी हमें एक और प्रोसीजर करने की जरूरत होती है जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। इसमें जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे ही हम टांग के थ्रू नाड़ी में जाते हैं, वहां से एक वायर ले जाके जहां पे वो क्लॉट ब्लॉक कर रहा है आर्टरी को, उसको एक स्टेंट के थ्रू क्लॉट को पकड़ लिया जाता है और धीरे धीरे उस क्लॉट को हम वहां से निकाल देते हैं और ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। बट ये ट्रीटमेंट भी टाइम बाउंड है। थ्रोम्बेक्टमी पहले 6 घंटे में सबसे ज्यादा काम करती है और 24 घंटों में कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में बेस्ड ऑन इमेजिंग क्राइटेरिया हम 24 घंटे तक भी प्रोसीजर को कर सकते हैं। नॉनदलेस ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि अभी स्ट्रोक हुआ और मुझे लगेगा कि मेरे पास 4.5 या 6 घंटे तो हैं, क्योंकि इलाज की विंडो 6 घंटे तक की है। हर 1 मिनट जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं या ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं होती है, उस एक मिनट में लाखों ब्रेन के सेल्स डाई होने लगते हैं, डेथ होने लगती है। तो अगर हम ये मिनट्स वेस्ट करते रहेंगे तो जब तक आप हॉस्पिटल जाएंगे, जब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, बहुत सारे ब्लड सेल्स की डेथ हो चुकी होगी और ऐसे में डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है जैसे ही स्ट्रोक सिम्टम रिकॉग्नाइज करें, इमीडिएटली पेशेंट को लेके एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे। स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने वेट को ध्यान रखें, डेली एक्सरसाइज करें, फूड में ध्यान दें कि हाई कार्बोहाइड्रेट या जो मीठे वाले फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट को अवॉइड करना ये बहुत ज़रूरी है। डेली नियम से एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग लोगों में स्मोकिंग या अल्कोहल को बंद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज कोई भी ऐसी बीमारी है तो डॉक्टर के साथ नियमित चेकअप करें और अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखें। अगर डॉक्टर ने आपको ब्लड थिनर्स पे स्टार्ट किया है या शुरू किया है तो बिना डॉक्टर की सलाह के उन ब्लड थिनर्स को बंद नहीं करें, बिकॉज बहुत बार पेशेंट्स अपनी मर्जी से दवाइयाँ बंद कर देते हैं, चेकअप के लिए नहीं जाते हैं और वो एक बहुत मेजर कारण हो सकता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक में रिहैबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार स्ट्रोक हो जाता है तो हम दवाइयों से स्ट्रोक को कंट्रोल तो कर लेते हैं, पर जो प्रॉब्लम आई है, जैसे अगर पैरालिसिस आया, स्पीच में प्रॉब्लम आई, तो उसकी रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या सॉलिंग थेरेपी, ये सब थेरेपीज भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके साथ धीरे धीरे हमारा पेशेंट नॉर्मल लाइफ में वापस रिहैबिलिटेट होता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल विंटर्स आने वाली हैं और विंटर्स में स्ट्रोक की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं कि ठंडे टेम्परेचर के कारण बहुत लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो दवाइयाँ छोड़ के बैठे होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। और दूसरा है कि विंटर टेम्परेचर के कारण खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे में क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ है तो ऑल द मोर आपको सर्दियों के मौसम में अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपनी दवाइयों को ऑप्टिमाइज कराना है। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो प्लीज़ उन ब्लड थिनर्स को नहीं छोड़िए और अपना ठंड से अपने आप को बचाव रखिए। प्लस जैसा मैंने बताया, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखिए। कंटिन्यूस अपनी एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग में नहीं जा पाते तो एटलीस्ट इवनिंग में वो ज़रूर करते रहें। तो ये अगर सब हम फॉलो करते हैं तो हम इस डेडली डिजीज से अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा पाएंगे। धन्यवाद।